प्रिय छात्राध्यापकों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे प्रकार से होंगे और जो भी वीडियो भेजे जा रहे हैं उन वीडियो से निश्चित रूप से कुछ लाभ ले पा रहे होंगे, ऐसी आशा एवं विश्वास है। और इसी आशा एवं विश्वास के साथ आज हम पुनः एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, आज हम लोग बात करेंगे वंशानुक्रम निर्धारकों की अध्ययन विधियाँ, यानी ऐसे कौन से मेथड हैं जिसके द्वारा वंशानुक्रम का निर्धारण किया जाता है। तो सबसे पहले विधि है आपका अंतः प्रजनन विधि, इनबॉर्डिंग मेथड। अंतः प्रजनन विधि क्या है? अब इन पांचों विधियों में से प्रथम दो विधियां जो हैं, यानी अंतः प्रजनन विधि और चयनात्मक प्रजनन विधि, ये दो विधियों को तीव्र गति से प्रजनन करने वाले जो पशु हैं, पक्षी हैं अथवा पौधों पर प्रयुक्त करके वंशानुक्रम की प्रक्रिया जो है एवं उसके कारकों की प्रकृति को समझा जाता है, जो बहुत तेजी से या बहुत कम समय में प्रजनन करते हैं। और जबकि शेष जो तीन विधियां हैं, वो तीनों विधियां प्रायः मानव के वंशानुक्रम संचरण का अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। ये जो नीचे की तीन है, ये मानव के वंशानुक्रम निर्धारकों की अध्ययन विधियां हैं। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला क्या है? अंतः प्रजनन विधि। इस विधि में प्रयोगशाला में या प्रयोगशालाओं में नियंत्रित परिस्थितियों में, परिस्थितियाँ कैसे होती हैं? नियंत्रित होती हैं। नियंत्रित परिस्थितियों में आनुवांशिक रूप से संबंधित पशुओं, जैसे मानसिक रूप से संबंधित चूहा है, तो चूहों में अनेक पीढ़ियों तक प्रजनन कराया जाता है। कई पीढ़ी दर पीढ़ी में प्रजनन कराया जाता है। देखा जाता है विभिन्न गुणों का संचरण, जो गुण है उनका संचरण किस प्रकार से हो रहा है। तो ये तो हो गया अंतः प्रजनन विधि। एक चयनात्मक प्रजनन विधि। चयनात्मक प्रजनन विधि में किसी एक गुण वाले पशुओं, जैसे कोई एक गुण ले लीजिए, उन गुण वाले पशुओं, जैसे तेज दौड़ने वाले पशु को ही ले लीजिए, तो तेज दौड़ने वाले पशु में घोड़े आते हैं। तो घोड़ों में कई पीढ़ी तक प्रजनन करा करके उसके गुण विशेष के संचरण का अध्ययन किया जाता है। वंशानुक्रम के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन चूहों पर किए गए प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर किया गया है। तो मेंडल ने वंशानुक्रम संबंधी अपने जो प्रसिद्ध नियम का प्रतिपादन मटर के पौधे द्वारा किए गए प्रयोगों पर किया था। तो ये चयनात्मक प्रजनन विधि है कि किसी एक गुण का चयन कर लेते हैं और उस गुण से संबंधित जो पशु होते हैं उन पर अध्ययन किया जाता है। ये चयनात्मक अध्ययन विधि है। अब नीचे की जो तीनों अध्ययन विधियाँ मानव के वंशानुक्रम संचरण का अध्ययन करते हैं। पारिवारिक अध्ययन विधि में किसी एक परिवार की, कोई एक परिवार ले लेते हैं, उस एक परिवार की कई पीढ़ियों के सदस्यों के गुणों का अध्ययन किया जाता है और अध्ययन करके वंशानुक्रम के द्वारा गुणों के संचरण का पता लगाया जाता है। इस विधि में पेडिग्री विश्लेषण, पेडिग्री एनालिसिस अथवा संगोत्रता विश्लेषण जिसको कहते हैं, कॉन्सबिलिटी एनालिसिस विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब पेडिग्री विश्लेषण या पेडिग्री एनालिसिस में एक ही परिवार की कई पीढ़ियों के सदस्यों से सूचनाएं प्राप्त की जाती। परिवार एक ही होता है, उसके कई सदस्यों से सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं और जिसके विश्लेषण से विभिन्न गुणों के संचरण से हो रहा है नहीं हो रहा है इसके संकेत मिल जाते हैं। तो इस विधि का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने किया था और सन 1869 में प्रकाशित अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक हेरेडिटी जीनियस में उन्होंने 300 परिवारों के लिए 997 प्रसिद्ध व्यक्तियों के आंकड़ों का विश्लेषण करके यह निष्कर्ष निकाला था कि प्रवीणता का एक स्पष्ट अनुवांशिक आधार होता है। प्रवीणता का एक स्पष्ट अनुवांशिक आधार होता है
और संगोत्रता विश्लेषण में एक ही परिवार के गोत्र की कुछ विभिन्न पीढ़ियां, जैसे कि 2 सगे भाई ले लीजिए, और इनकी कई पीढ़ियों के सदस्यों की सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है, और जिनमें से एक सैनिक द्वारा एक मंदबुद्धि महिला और एक सामान्य बुद्धि महिला से उत्पन्न संतानों के 465 वंशजों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि मंदबुद्धि महिला के वंशजों में सामान्य बुद्धि महिला के वंशजों की तुलना में मानसिक अयोग्यता, अपराधिता जैसे गुण क्या थे, अधिक थे। तो इसी तरीके से ये तो पारिवारिक अध्ययन विधि। फिर जुड़वा अध्ययन विधि। जुड़वा अध्ययन विधि में क्या करते हैं कि जुड़वा अनुवांशिक बच्चों का तुलनात्मक अध्ययन करके उनके अनुवांशिक आधार संबंधी निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। जुड़वा बच्चे 2 प्रकार के होते हैं, यमक जुड़वा और दूसरा सहोदर जुड़वा। अब सहोदर जुड़वा वास्तव में 2 सगे भाई अथवा भाई बहन के समकक्ष होते हैं, जिनका वंशानुक्रम पूर्ण रूपेण समान नहीं होता, उनमें भिन्नताएं होती क्योंकि अलग अलग कोषों से इनका जन्म होता है। इसके विपरीत जो यमज होते हैं तो इनमें जुड़वा बच्चों का वंशानुक्रम पूर्ण रूपेण समान होता है, एक ही होता है। यद्यपि जुड़वा अध्ययन विधि के आधार पर अनेक शील गुणों के वंशानुक्रम से संचरित होने के संकेत मिले हैं, परंतु जुड़वा बच्चे का पालन पोषण एक जैसे वातावरण में होने के कारण वातावरण के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है। इससे जुड़वा बच्चों में समानशील गुण होने पर भी वंशानुक्रम में कुछ न कुछ भिन्नता होती है और इनके संबंध में कुछ निश्चित कह पाना कठिन है थोड़ा सा। तो ये तो हो गया जुड़वा अध्ययन विधि। फिर एक और पोष्य परिवार अध्ययन विधि। पोष्य परिवार अध्ययन के अंतर्गत जो दत्तक पुत्र हैं, गोद लिए हुए बालक हैं, उनका अध्ययन करके पोष्य परिवार के वातावरण का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। दत्तक बच्चों के अध्ययन करने के कारण इसकी दत्तक जो विधि है इसे दत्तक विधि कहते हैं, अडॉप्टेशन मेथड्स भी कहते हैं। तो इस तरीके से वंशानुक्रम के अध्ययन की जो उपरोक्त ये 5 विधियां हमने बताया, इन 5 विधियों के अवलोकन से देखने से स्पष्ट है कि वंशानुक्रम का अध्ययन करना एक बहुत ही जटिल कार्य है। इसका अध्ययन कितना भी कोई करे लेकिन फिर भी पूरी तरीके से इसका अध्ययन संभव नहीं है, और किसी भी विधि का प्रयोग ना किया जाए अध्ययन से प्राप्त होने वाले परिणामों की यथार्थता तरीके से सदैव संदिग्ध ही रहती है, यानी इसमें संदेह हमेशा बना रहता है। तो इस तरीके से ये 5 वंशानुक्रम निर्धारकों की अध्ययन विधियां हैं। इसमें अंतः प्रजनन विधि, चयनात्मक प्रजनन विधि, पारिवारिक चयन विधि, जुड़वा अध्ययन विधि और पोष्य परिवार अध्ययन विधि। ऊपर की 2 ये जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए है और नीचे 3 जो विधियां हैं ये मानव के लिए है, मानव के लिए निर्धारकों के लिए हैं। तो वंशानुक्रम का के ज्ञान का उपयोग, यूज ऑफ नॉलेज ऑफ हेरिडिटी। तो वंशानुक्रम के ज्ञान का उपयोग, वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करके मानव तथा मानव जाति की उन्नति करना विज्ञान का एक व्यवहारिक पक्ष है, और इस तरीके से वंशानुक्रम से संबंधित ज्ञान का उपयोग करके मानव जाति को लाभ पहुंचाना, उससे क्या लाभ मिल रहा है, और विज्ञान का एक ऐसा ही व्यवहारिक पक्ष है। इससे खेतों में अच्छी फसल पैदा करना हो गया, लाभप्रद पेड़ पौधों को विकसित करना हो गया, जीव जंतुओं की नस्लों को उन्नत करने से संबंधित बातें हो गई। वंशानुक्रम के ज्ञान का उपयोग ही इसमें सब में किया जाता है और वही उसमें लाभदायक होता है। तो प्राचीन काल से ही अगर हम देखें तो वंशानुक्रम के नियमों का जो ज्ञान है वह ज्ञान होने के बावजूद भी घटिया नस्ल के पशुओं के प्रजनन को कम करने और अच्छी नस्ल के प्रजनन को बढ़ावा देने का प्रयास हो रहा है। तो वंशानुक्रम का व्यवहारिक उपयोग मानव जाति के आनुवंशिक सुधार के लिए भी किया जाता है। प्राचीन काल में ग्रीस देश में राजा के द्वारा लंगड़े, लूढ़े, कोढ़ी या अन्य प्रकार के जो अयोग्य व्यक्ति होते थे उन व्यक्तियों को संतानोत्पत्ति करने से रोका जाता था, जिससे कि खराब नस्लें बाद में न विकसित हो, जिससे वहाँ के निवासियों की नस्लें उन्नत ही हों। तो संभवतः इसी कारण ग्रीस का स्पार्टा नामक श्रेष्ठ योद्धाओं तथा एथेंस राज्य श्रेष्ठ दार्शनिकों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो परंतु कालांतर में दया तथा उदारता की भावनाओं के कारण इस प्रकार के प्रतिबंध हटा लिए गए और इस तरीके से वंशानुक्रम
विज्ञान बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक तथा मानसिक विकास काफ़ी सीमा तक उसके वंशानुक्रम पर ही निर्भर करता है, हेरिडिटी पर निर्भर करता है। और व्यक्ति को अपने माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से विभिन्न वंशानुगत लक्षण जीन्सों के माध्यम से मिलते हैं। निसंदेह वातावरणीय दशाएं अर्थात पालन पोषण हो गया भी व्यक्ति के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। फिर भी पालन पोषण व्यक्ति में उपस्थित जीन्स की प्रकृति को नहीं बदल सकता, उसकी प्रकृति को बदला नहीं जा सकता। पालन पोषण एक तरीके से जीन्स के 10 रूप को अवश्य प्रभावित कर सकते हैं। अच्छे पालन पोषण के अभाव में पितृकों के लक्षण अच्छी तरह से प्रस्तुतित हो जाते हैं, जबकि अच्छे पालन पोषण के अभाव में पितृकों के लक्षण लुप्त भी रह जाते हैं, असुप्त रहते हैं। और कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में कैसा होगा इसका निर्धारण उसके वंशानुक्रम अर्थात प्रकृति तथा उसके वातावरण और उसके पालन पोषण दोनों के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तो इस तरीके से वंशानुक्रम के बारे में हमने देखा। अब हम लोग आगे वातावरण के संबंध में बात करेंगे। वातावरण क्या है, वातावरण का क्या अर्थ परिभाषा है और इसका वंशानुक्रम से किस तरीके की अंतःक्रिया होती है, इस बात पे हम लोग आगे बात करेंगे। वातावरण का अर्थ मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। अब इसके बारे में लोग देखेंगे वातावरण क्या है। तो वातावरण के लिए हिंदी में इसके लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया जाता है और साधारण बोलचाल की भाषा में वातावरण का तात्पर्य व्यक्ति के आसपास का जो वातावरण है, उसके आसपास का चारों तरफ उपस्थित परिस्थितियां हैं, उसको वातावरण कहते हैं। और वातावरण या पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद करें तो इससे भी यही बात स्पष्ट होती है, यही बात निकल कर के आती है। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ये परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण है ना, इसको हो गया पर्यावरण। पर्यावरण परि का मतलब होता है चारों, परि का मतलब क्या होता है चारों और आवरण का मतलब घेरा, आवरण का मतलब क्या होता है घेरा, यानी जो चारों ओर से हमको या किसी व्यक्ति को घेरे रहता है वही उसका पर्यावरण कहलाता है, वही उसका वातावरण कहलाता है। और परि का अर्थ है चारों ओर, आवरण का अर्थ है ढकने वाला या उसको घेरा। अतः पर्यावरण शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ चारों ओर से ढकने वाला। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, चारों ओर से ढकने वाला, ये चारों ओर का चारों ओर से ढकने
वाला, चारों ओर से ढकने वाला, चारों ओर का घेरा। तो इसे अतः किसी व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वही उसका क्या है, पर्यावरण। उसके जो चारों तरफ जो कुछ घेरा वही उसका क्या है, पर्यावरण है। और पर्यावरण शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ चारों ओर से ढकने वाला। और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पर्यावरण के अंतर्गत वही सभी बातें आ जाती हैं जो मानव जीवन के व्यवहार को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और अतः किसी व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वही उसका पर्यावरण है। और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण की अलग अलग परिभाषाएं भी इसके लिए परिभाषित किया है। और कुछ प्रमुख परिभाषाएं हम आपके सामने रखते हैं। एक डगलस और हॉलैंड के अनुसार, डगलस और एक हॉलैंड है मनोवैज्ञानिक, इनके अनुसार वातावरण शब्द का प्रयोग उन समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों, दशाओं को सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, वृद्धि, विकास व परिपक्वता को क्या करता है, प्रभावित करता है। फिर सुन लीजिए, वातावरण शब्द का प्रयोग उन समस्त शक्तियों, प्रभावों, दशाओं को सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, उसके स्वभाव, व्यवहार तथा वृद्धि, विकास व परिपक्वता को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इस तरीके से इन्होंने डगलस एवं हॉलैंड ने वातावरण की परिभाषा। दूसरी एक परिभाषा और है बोरिंग, लैंगफील्ड तथा बेल्ट के अनुसार। इन्होंने एक संयुक्त रूप में एक परिभाषा दी है। छोटी परिभाषा ये क्या कहते हैं कि वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के पित्रयकों के अतिरिक्त उसकी अन्य सभी बातों को प्रभावित करती है ना। क्या क्या कह रहे हैं, वातावरण वह वस्तु है, वह वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के पित्रयक यानी जीन्स को छोड़ करके सभी को उसकी सारी बातों को क्या करता है, प्रभावित करता है, उसे वातावरण कहते हैं। द एनवायरमेंट इज एवरीथिंग दैट इफेक्ट्स इन इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स को छोड़ करके। इसी तरह से वुडवर्थ ने भी इसकी परिभाषा दी है। उनके अनुसार वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को क्या किया है, प्रभावित किया है। वो सारे कारण इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इन सारी जो हमने ऊपर परिभाषाएं बताई, इन सारी परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि वातावरण अनेक वस्तुओं के समावेश से बनता है। इसमें कोई एक वस्तु नहीं बल्कि अनेक वस्तु का समावेश होता है और इसके अंतर्गत वह सभी बातें आ जाती हैं जो बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास को प्रभावित करती हैं। अब वातावरण का विस्तार असीमित होता है, इसको किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता तथा इसके अंतर्गत वे सारी परिस्थितियां आ जाती हैं जो प्राणी को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं। और वातावरण के दो भागों में बांटा जाता है। दो भाग कौन कौन से वातावरण के? पहला है आंतरिक और दूसरा है बाह्य। पहला है आंतरिक और दूसरा है बाह्य। ये दोनों कारण पर्यावरण के होते हैं। आंतरिक वातावरण से तात्पर्य क्या होता है? आंतरिक वातावरण से तात्पर्य व्यक्ति के शरीर में विद्यमान परिस्थितियों से है, यानी उसके शरीर के अंदर जो विद्यमान परिस्थितियां हैं। जबकि बाह्य वातावरण से तात्पर्य है घर, परिवार, समाज, आर्थिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण आदि भागों में इसको बांटा जा सकता है। कुछ विद्वान वातावरण को जन्म पूर्व वातावरण तथा जन्म पश्चात वातावरण में भी विभक्त किया है। जन्म पूर्व वातावरण से तात्पर्य जन्म से पूर्व माता के गर्भाशय की परिस्थितियों से है तथा गर्भकाल के दौरान माता के गर्भाशय के जिस वातावरण में गुण का विकास हो रहा है वह काफी महत्वपूर्ण होता है। वह जन्म के उपरांत बालक को तरह तरह से प्रभावित भी करता है। तो इस तरह से आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण दो होते हैं जो व्यक्ति के सारे पक्षों को प्रभावित करते हैं। अब वातावरण का महत्व क्या है इसको हम देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। व्यक्ति के विकास में वातावरण की काफ़ी भूमिका होती है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों ने यह सिद्ध कर दिया है कि
बालक के विकास के प्रत्येक पक्ष पर उसके भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक वातावरण का बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है। ये जो सारे पक्ष हैं, इन सारे पक्षों का उसके वातावरण पर बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ता है। और बालक का वातावरण एक तरीके से देखें तो गर्भावस्था से ही उसके विकास को प्रभावित करता है। जब बच्चा गर्भावस्था में आता है तभी से ही वातावरण उसके घर परिवार के कैसा है, कैसा उसका रहन सहन है, खान पान कैसा है, ये सारी चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं। और गर्भाधान के उपरांत जो 9 माह में बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो भ्रूण का विकास उसके गर्भ में ही होता है। तो गर्भाशय के वातावरण के महत्व की अपेक्षा नहीं की जा सकती, इसलिए उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। यदि गर्भाशय का वातावरण विकार युक्त होता है तो बालक के विकास में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावनाएं रहती हैं। उदाहरणार्थ, यदि गर्भस्थ शिशु को माता के रक्त में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, पौष्टिक पदार्थ नहीं मिलते तो उसमें शारीरिक कुछ न कुछ विकृतियां आ जाती हैं, शारीरिक कुछ विकार आ जाते हैं। और शिशु के जन्म के उपरांत जब बच्चा जन्म लेता है और उसके उपरांत भी उसको मिलने वाला वातावरण उसके शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास आदि को प्रभावित करता है। उचित वातावरण के अभाव में अगर बालक को उचित वातावरण नहीं मिल रहा है तो बालक का शारीरिक गठन, उसकी हष्टपुष्टता, लंबाई, चौड़ाई में भी परिवर्तन आ जाता है। तो यह देखा गया है कि जापानी मूल के व्यक्तियों में देखिए तो लंबाई भौगोलिक वातावरण के कारण बढ़ जाती है और जिनकी अनेक पीढ़ियां अमेरिका में निवास कर रही हैं। सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के सामाजिक और उसके मानसिक विकास पर स्पष्ट रूप से पड़ता है और दिखाई भी देता है। तो उत्तम वातावरण में जो पलने वाले बच्चे हैं, उत्तम वातावरण में पलने वाले बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया, बौद्धिक क्षमता काफ़ी अधिक होती है और वास्तव में वातावरण व्यक्ति के ऊपर अमिट व दीर्घकालीन प्रभाव डालता है। तो वंशानुक्रम इस तरीके से इसका काफ़ी महत्व है। व्यक्ति के जीवन के एक तरीके से देखें तो जो जीन्स हैं उनको छोड़ करके बाकी सारे पक्षों को ये परस्पर प्रभाव डालता है। तो अब हम लोग देख लेंगे इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट और हेरिडिटी में क्या अंतःक्रिया होती है। तो वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध में प्रस्तुत जो भी हमने अभी बातें बताई उसके विकास में हमने देखा कि उसके वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का योगदान होता है और दोनों की महत्वपूर्ण भूमिकाएं बच्चे के विकास में होती हैं। तो व्यक्ति के विकास को उसका वंशानुक्रम तथा वातावरण एक तरीके से दोनों मिलकर के पूरा करते हैं, एक दूसरे के पूरक भी हैं और ये दोनों मिलकर के व्यक्ति के विकास के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है, जो कुछ भी करता है अथवा अनुभव करता है वह उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का ही प्रतिफल होता है और उसके कारण ही वह करता है। तो इस तरीके से परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। वंशानुक्रम विकसित होने के लिए क्षमताएं प्रदान करता है और जबकि वातावरण इन क्षमताओं को विकसित होने के एक तरीके से अवसर प्रदान करता है ना। और वंशानुक्रम तथा वातावरण के महत्व को वुडवर्थ ने बीज पर धरती के उदाहरण से स्पष्ट किया है। जैसे बीज में धरती में बीज डाला जाता है तो इसके लिए धरती उपजाऊ है या भी अच्छा रहे और उसका बीज भी अच्छा रहे, तभी पौधा क्या होता है, अच्छा होता है, स्वस्थ होता है, उत्पादक होता है। उसी तरीके से व्यक्ति है, उसका वातावरण क्या है, वो उसके लिए मिट्टी, खाद और उसकी पौष्टिकता और वंशानुक्रम क्या है, उसमें बीज के रूप में जो उनके घर में है। तो इस तरीके से अच्छी उपज के लिए उत्तम बीज और उत्तम धरती दोनों की आवश्यकता होती है। ऐसे ही अच्छे वंशानुक्रम या अच्छे मानव विकास के लिए उसके वातावरण एवं वंशानुक्रम का उत्तम होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो उसका ठीक प्रकार से विकास नहीं हो पाएगा।
और व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम से होता है बल्कि न केवल वातावरण से होता है बल्कि इसमें जैविक तथा सामाजिक विरासत दोनों का एकीकरण होता है और उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो वस्तुतः व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम के साथ साथ उसको मिलने वाले प्रारंभिक वातावरण की प्रमुख और काफ़ी सार्थक भूमिका होती है। और मनोविज्ञान के द्वारा बहुत सारे प्रयोग किए गए, बहुत सारे अध्ययन से यह बात सिद्ध हो गई है कि जीवन के प्रारंभिक कुछ महीनों में, जीवन का जब प्रारंभ होता है उसके कुछ महीनों में वातावरण व्यक्ति को काफ़ी प्रभावित करता है। प्रारंभिक वातावरण की संपन्नता होने पर वृद्धि और विकास की प्रक्रिया वांछित दिशा में आगे बढ़ती है और इसके अभाव में उसको वांछित दिशा में बढ़ने में कहीं न कहीं रुकावट आती है। तो प्रोत्साहित वातावरण निस्संदेह ही प्राणी के विकास को वंशानुक्रम तथा वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया करते हुए प्रभावित करता है। तो इस तरीके से वातावरण और वंशानुक्रम दोनों की अंतःक्रिया द्वारा ही बच्चे का विकास समुचित और ठीक ढंग से होता है। इनमें से कोई एक भी अगर उतना अच्छा नहीं है तो उसकी वृद्धि और विकास एक तरीके से रुक जाती है और वो उसमें आ जाता है, उतना अच्छा नहीं हो पाती जितना कि उसको होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने उसके अंतःक्रिया इंटरेक्शन कैसे होता है, हेरिडिटी और वातावरण, उसके बारे में बताया। अब हम लोग कुछ चीज़ें हैं इसमें, जैसे सुजनन विज्ञान है, निषेधात्मक उपाय है, सकारात्मक विधियां हैं, इसके द्वारा भी वंशानुक्रम को बढ़ाया जा सकता है। जैसे इन जीनियस है, आधुनिक काल में फ्रांसिस गाल्टन सबसे पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने वैज्ञानिक ढंग से मानव के वंशानुगत लक्षणों में सुधार करके मानव जाति के उन्नयन पर, उसकी उन्नति पर विचार किया था और जिसके परिणाम स्वरूप जीव विज्ञान की एक नई शाखा जिसे सुजनन शास्त्र अथवा सुजनकी का जन्म हुआ है। और गाल्टन ने सुजनन शास्त्र का पिता, फादर ऑफ इंग्लिश कहा जाता है, जिसको गाल्टन को सुजनन शास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। सुजनन विज्ञान व्यवहारिक वंशानुक्रम की एक शाखा है जिसके आंतरिक वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से उसकी भविष्य में पीढ़ियों को वंशानुक्रम प्राप्त होने वाले लक्षणों से नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे मानव जाति की नस्ल सुधर सके। सुजनन शास्त्र का उद्देश्य किसी व्यक्ति के वंशानुक्रम लक्षणों को परिवर्तित करना नहीं है, वरन उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तम वंशानुगत लक्षणों की वंशानुगत को बढ़ाना देना है तथा घटिया लक्षणों की वंशानुगत पर रोक लगाना है। और जैसे संपूर्ण मानव जाति के पित्रैक संग्रह अर्थात जर्म प्लाज्म को सुधारा जा सके। तो इस तरीके से सुजनन शास्त्र को फ्रांसिस गाल्टन ने इसका खोज की थी इसकी, और इस कार्य के लिए सर्वप्रथम उच्च व निम्न वंशानुगत लक्षण वाले व्यक्तियों का विश्लेषण करना होता है, जिसके लिए दो विधियां अपनाई जाती हैं। प्रथम, प्रत्येक व्यक्ति के परिवार की अनेक पीढ़ियों का इतिहास एकत्रित करके देखा जाता है, उनके कुल में कौन कौन से लक्षण वंशानुक्रम से प्राप्त हो रहे हैं। द्वितीय, सभी बच्चों को विकास की समान सुविधाएं दे करके देखा जाए कि शारीरिक और मानसिक विकास में उत्पन्न कौन कौन सी विभिन्नताएं वंशानुक्रम के कारण हैं। यद्यपि अगर हम देखें तो वंशानुक्रम के अध्ययन की ये दोनों ही विधियां काफ़ी कठिन हैं, और फिर भी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों से अनेक वंशानुगत जो लक्षण हैं उनकी वंशानुगत को जानने में सफलता प्राप्त की है। वंशानुगत लक्षणों तथा उनकी वंशानुगत प्रक्रिया के ज्ञान के आधार पर मानव जाति की नस्ल सुधार करने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए हैं, और इसमें से कुछ उपाय निषेधात्मक हो सकते हैं और कुछ सकारात्मक हो सकते हैं। तो कुछ निगेटिव जो उपाय हैं उसको हम देख लेते हैं। निषेधात्मक उपाय, नकारात्मक उपाय के अंतर्गत उन उपायों को सम्मिलित किया जाता है जिनके द्वारा निम्न स्तरीय वंशानुगत लक्षणों वाले
व्यक्तियों को संतानोत्पत्ति से यथासंभव रोका जाता है, यानी वो संतानोत्पत्ति न करें जिससे खराब नस्ल की रोग समाज में बढ़ने से रोका जा सके। और निषेधात्मक उपायों की मान्यता है कि ऐसा करने से मानव समाज में कुल पित्रैक संग्रह, निम्न स्तरीय पित्रैक धीरे धीरे कम हो सकेंगे। और इसके आधार पर कुछ प्रमुख निषेधात्मक उपाय हैं, जैसे वैवाहिक संबंध हो गया, मैरिज कंट्रोल हो गया, जैसे मूर्ख हैं, पतित हैं, वंशानुगत रोगों से ग्रस्त लोग हैं, तो उनके विवाह पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, जिससे इनके जो घटिया प्रत्यय हैं उसको भावी समाज में प्रसार होने से रोका जा सके। तो वैवाहिक प्रतिबंध लगाना चाहिए। दूसरा है पृथक्करण। मंद बुद्धि, पतित, वंशानुगत रोगों से ग्रस्त जो व्यक्ति हैं उनको अस्पताल में या अन्य स्थानों में अलग करके रखना चाहिए, जिससे उनका अच्छे वंशानुगत लक्षणों वाले व्यक्तियों से संभोग ना हो सके। इस उपाय से भावी पीढ़ी में अच्छे एवं बुरे पुत्रकों के मिश्रण की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो पृथक्करण किया जाए। अगला कारण है संतति नियंत्रण। बच्चों के जन्म पर नियंत्रण लगाया जाए। जो वंशानुगत लक्षणों वाले व्यक्तियों में संतति नियंत्रित करने के लिए उनको प्रेरित भी करना चाहिए। यदि ऐसे व्यक्ति संतानोत्पत्ति न करें तो कुछ ही पीढ़ियों के उपरांत समाज के सभी सदस्य उत्कृष्ट लक्षणों वाले हो जाएंगे। और आजकल संतति नियंत्रण के बहुत सारे उपाय भी हैं, उनको अपनाया जा सकता है। सहगोत्री विवाह पर प्रतिबंध, कंट्रोल ऑफ कंज्यूनियस मैरिज। एक ही पूर्वजों की संतानों में परस्पर विवाह पर प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि इससे घटिया वंशानुगत लक्षणों की वंशानुगत बढ़ जाती है और वंशानुगत रोग प्रायः सुप्त पितृकों के कारण होते हैं, जो इन ब्रीडिंग के द्वारा शुद्ध नस्ली होकर के अपने लक्षणों का विकास करते हैं। इसलिए सहगोत्री विवाह पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। दूसरा, देशांतरण पर नियंत्रण। निम्न स्तरीय वंशानुगत लक्षणों वाले व्यक्तियों को एक देश से दूसरे देश में जाकर के बसने की अनुमति कतई नहीं देनी चाहिए। इससे निम्न स्तरीय पितृकों का एक आबादी से दूसरी आबादी तक स्थानांतरण को उनके रोका जा सके। तो ये कुछ निषेधात्मक या नकारात्मक या नेगेटिव मेजर्स हैं, जिसके उपायों को करके ऐसे लोग जो पतित हैं, रोगी हैं, मूर्ख हैं, इनके वंशों को आगे बढ़ने से रोका जाए, समाज में आने से रोका जा सकता है। अब कुछ सकारात्मक विधियां हैं, पॉजिटिव मेजर्स हैं, इसके अंतर्गत उनको भी हम लोग देख लेते हैं। अब इसके अंतर्गत कुछ वंशानुगत लक्षणों की वंशानुगत को प्रोत्साहित करके भावी पीढ़ियों के पितृक के संग्रह में सुधार करने वाले उपाय आते हैं, जिसमें पहला जीवन साथी का उत्कृष्ट चुनाव, अर्थात विवाह के लिए साथी का जो चुनाव है वह उच्च वंशानुगत लक्षणों पर आधारित होना चाहिए। माता पिता दोनों का वंशानुक्रम श्रेष्ठ होने पर संतानें भी श्रेष्ठ होंगी। तो इसलिए जीवन साथी चुनने में भी थोड़ा सा सावधानी रखना है। उत्तम जन्म प्लाज्म का अधिक उपयोग। समाज के स्वस्थ तथा बुद्धिमान सदस्यों को प्रजनन के अधिकाधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। विभिन्न शैक्षिक तथा व्यावसायिक कारणों से गुणवान व्यक्तियों के विवाह देर से होते हैं, जिससे प्रजनन कम हो जाता है। तो जिसका परिणाम होता है उत्कृष्ट मानव जन्म प्लाज्म का पूरा लाभ समाज को नहीं मिल पाता है। और अतः ऐसे व्यक्तियों के लिए अल्पकालीन तथा बहुविवाह का प्रचार होना चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्तियों को अधिक संतानोत्पत्ति के लिए प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। तो ये हो गया। तीसरा, जननिक चयन यूटोलीजेनिसियस, यानी जीव वैज्ञानिकों ने पुरुष वीर्य को निम्न तापमान पर जमा करके रखने की विधि का विकास कर लिया है, जिससे क्या होगा कि परिणाम स्वरूप एक स्पर्म बैंक बन जाएगा। और स्पर्म बैंक स्थापित हो जाने से शुक्राणु के बैंकों में श्रेष्ठ पुरुषों के जो वीर्य हैं उनको सुरक्षित करके रखा जाता है। और इससे स्त्रियों का मनचाहे गुणों वाले शुक्राणुओं से कृत्रिम गर्भाधान करा करके श्रेष्ठ बालकों के जन्म को बढ़ाया जा सकता है। और अमेरिका तथा अन्य कुछ देश ऐसे हैं
जो शुक्राणु बैंक या कृत्रिम गर्भाधान की प्रथा जिसने प्रारंभ भी कर दी है। तो चिकित्सकीय उपाय कुछ भी किए जा सकते हैं, मेडिकल मेजर्स किए जा सकते हैं। वंशानुगत लक्षणों को सुधार करने की अनेक चिकित्सीय विधियां हैं और उसका विकास किया जा चुका है। जीव विज्ञानी तथा इस दिशा में आगे कार्य कर भी रहे हैं। और जैसे जेनिक सर्जरी हो गई, जेनिक अभियांत्रिकी हो गई, चिकित्सा हो गई, अभियांत्रिकी हो गई आदि के द्वारा वैज्ञानिक पैतृक सामग्री में परिवर्तन करके वंशानुगत लक्षणों में सुधार करते हैं। और अभी ये विधियां प्रयोगात्मक स्तर पर ही हैं, अभी इस पर प्रयोग चल ही रहा है। और इस तरीके से कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक उपाय हैं जिनके माध्यम से वंशानुक्रम को सुधारा जा सकता है। समाज में अच्छे लोगों को, अच्छे बुद्धि वाले, अच्छे स्वास्थ्य वाले लोगों को संख्या को बढ़ाया जा सकता है। जो कमज़ोर हैं, रोगी हैं, मूर्ख हैं, ऐसे लोगों की संख्या को बढ़ने से रोका भी जा सकता है। तो इस तरीके से इस पे अगर ध्यान दिया जाए तो वंशानुक्रम में सुधार किया जा सकता है। दूसरा है सौर परिवेशिकीय। सौर परिवेशिकीय क्या है? व्यवहारिक वंशानुक्रम की एक शाखा है जिसके अंतर्गत उत्तम प्रशिक्षण उत्तम हो, पालन पोषण के द्वारा व्यक्ति के अच्छे वंशानुगत लक्षणों के अधिकतम संभव विकास करके संबंधित चयन अध्ययन किया जाता है। सौर परिवार की कहलाती है। सौर परिवार की में श्रेष्ठ बालकों का चयन किया जाता है और चयन करके उनके बहुमुखी विकास के लिए सभी जितनी भी आवश्यक सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जाती हैं। और श्रेष्ठ बालकों का चयन करने के लिए प्रायः बुद्धि लब्धि गुणांक IQ का उपयोग किया जाता है और प्राय 110 से अधिक बुद्धि लब्धि गुणांक वाले बालकों को श्रेष्ठ बालक स्वीकार किया गया है। तो मेधावी बालकों का चयन करके उन्हें प्रारंभ से ही श्रेष्ठतम शैक्षिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, पारिवारिक सुविधाएं देने की प्रथा काफ़ी प्राचीन काल से चली आ रही है। और समाज तथा राज्य अपने प्रतिभाशाली बालकों की आवश्यक सुविधाएं प्रदान करके योग्य नागरिकों का निर्माण करते हैं। अगर हम वास्तव में देखें तो यह समाज की उत्पत्ति की एक उत्कृष्ट विधि है। वर्तमान समाज में भी अनेक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, स्थानीय संरचनाएं हैं जो इस दिशा को और भी महत्वपूर्ण बना देती हैं। और वातावरणीय सुविधाओं अर्थात पालन पोषण उनके द्वारा व्यक्ति के श्रेष्ठ लक्षणों को यथासंभव विकसित करने के लिए कुछ उपाय हैं। सबसे पहले विशिष्ट शिक्षा संस्थानों की स्थापना करके श्रेष्ठ बालकों के लिए सामान्य बालकों से अलग शिक्षण संस्थाएं स्थापित की जाएं। इन विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं में श्रेष्ठ बालकों को विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप परिवेश उपलब्ध होने चाहिए जिससे उनका अधिक से अधिक मानसिक विकास किया जा सके। तो विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जाए जिसमें अलग अलग कैटेगरी के छात्र पढ़ें। विभिन्न पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियाँ। श्रेष्ठ बालकों के लिए उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। ऐसे बालकों को विशिष्ट शिक्षण विधियों से श्रेष्ठ अध्यापकों द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए जिससे उन्हें आवश्यक मानसिक जो आहार है वो मिल सके। अगला है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रिया इसके अंतर्गत विशिष्ट बालकों को निर्धारित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त ऐसी पाठ्य सहगामी क्रियाओं की भी सुविधाएं देनी चाहिए जिससे उनकी प्रतिभा का बहुमुखी विकास हो सके, चतुर्दिक विकास हो सके। तो विशिष्ट पाठ्यक्रमों या पाठ्य सहगामी क्रियाएं का भी इसमें ध्यान देना चाहिए। आवास तथा पोषण। श्रेष्ठ बालकों के रहने खाने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। उनका आवास स्वच्छ हो, हवादार हो, रोशनी से युक्त हो, शांत होना चाहिए। तो उनका भोजन संतुलित तथा आवश्यक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। अगला क्या है? प्रतिभा का उपयोग। उत्कृष्ट बालकों की प्रतिभा का सही उपयोग किया जाना चाहिए। उन्हें समाज में उच्च स्थान मिले। ऐसे व्यक्तियों को प्रारंभ से ही
मानवीय मानसिक तनाव से मुक्त रखा जाना चाहिए, जिससे उनका सहज स्वाभाविक विकास हो सके। इस तरीके से सौर परिवार में हमने देखा कि उनके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। पहला, विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करके विभिन्न पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों का प्रयोग करके, पाठ्य से गामी क्रियाओं का प्रयोग करके और आवास तथा उनके लिए अच्छे पोषण की सुविधा भी करके इसको बढ़ाया जा सकता है। तो इन्हें समाज में उच्च स्थान काफ़ी मिलेगा और ऐसे व्यक्तियों को प्रारंभ से ही मानसिक तनाव से मुक्त भी रखा जा सकता है। अब एक चीज़ें इसमें और हैं, शिक्षा में वंशानुक्रम तथा वातावरण की क्या महत्ता है, उसकी क्या उपयोगिता है, इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो शैक्षिक दृष्टि से वंशानुक्रम और वातावरण का काफ़ी महत्व है। निसंदेह वंशानुक्रम को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, परंतु वंशानुक्रम को ध्यान में रख करके उचित वातावरण तो दिया जा सकता है, उचित वातावरण का निर्माण किया जा सकता है और उचित वातावरण उनको प्रदान करके जिससे कि उनका विकास हो सके। और आधुनिक शिक्षा में बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना गया है और अतः बालक के विकास को प्रभावित करने वाले इन दोनों ही जो फैक्टर हैं, दोनों ही जो कारक हैं, उसका अध्ययन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अभिभावक हो गए, अध्यापक, प्रशासकगण मानव विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण की भूमिका तथा अंतःक्रिया से अवगत होकर के बालकों के शैक्षिक विकास के लिए अनुकूलतम प्रयास कर सकते हैं और इस तरीके से बालकों की अनेक शारीरिक, मानसिक या अन्य जो क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं के विकास में वंशानुक्रम के कारण विभिन्नताएं होती हैं और बालक के शारीरिक तथा मानसिक विकास पर उसकी वंशानुगत विशेषताओं का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही होता है। अतः अध्यापक तथा अभिभावकों को बालक के शारीरिक तथा मानसिक विकास का मूल्यांकन करते समय उसके वंशानुक्रम को ध्यान में रखना चाहिए। वंशानुक्रम के कारण कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि तथा मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे कुशाग्र बुद्धि के हो जाते हैं। वैसे बच्चों के साथ उचित और स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। वंशानुक्रम से बालकों को कुछ प्रवृत्तियां भी प्राप्त होती हैं और जिनमें कुछ सामाजिक दृष्टि से वांछनीय होती हैं और इन्हें वांछनीय प्रवृत्तियों पर ध्यान दे करके उनके दमन तथा उनका मार्गांतरीकरण का प्रयास किया जाना चाहिए। और वातावरण का भी बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास में योगदान होना चाहिए। अनुकूल वातावरण में ही बालक की सुप्त जन्मजात योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। अतः घर, परिवार, समाज तथा विद्यालय में वांछित योग्यताओं के विकास के लिए अनुकूल तथा अवांछित योग्यताओं के प्रतिकूल वातावरण का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे बच्चों का स्वाभाविक और अच्छा विकास हो सके। तो इस सबसे स्पष्ट है कि वंशानुक्रम और वातावरण का ज्ञान बाल विकास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन तथा शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्माण व संचालन करने में भी इसका ज्ञान आवश्यक है। यह एक प्रशासक के लिए, पाठ्यक्रम निर्माता के लिए, एक शिक्षक के लिए, माता पिता के लिए, ये सब के लिए इसका ज्ञान वंशानुक्रम एवं वातावरण का होना बहुत आवश्यक है। और ये सब बातों का भी उसको जब ज्ञान रहेगा तो वह उसको अच्छे प्रकार से बच्चे को परवरिश कर सकते हैं, उसकी देखभाल कर सकते हैं। इस तरीके से माता पिता और सारांश रूप में अगर हम कहें तो माता पिता और उसके जो पूर्वज हैं, उनके पूर्वजों से जो जन्मजात गुण हैं उनको ही वंशानुक्रम कहा जाता है। और वंशानुक्रम कुछ सामान्य नियमों के अनुरूप क्रियाशील रह करके प्राणी के विकास में सार्थक योगदान करते हैं। वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण को भी मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं मिली हैं। वस्तुतः व्यक्ति के विकास तथा व्यवहार पर वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का प्रभाव पड़ता है
और सुजनन विज्ञान के द्वारा वंशानुक्रम के लक्षणों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है और निषेधात्मक उपायों द्वारा निम्न स्तरीय पितृय को दूर करने का कार्य किया जाता है, जबकि सकारात्मक उपायों के द्वारा उच्च स्तरीय पैतृक को बढ़ाया जा सकता है। तो सौर परिवार के अंतर्गत परिवेश को उन्नत बना करके व्यक्ति का अधिक से अधिक विकास करने पर ध्यान दिया जाए। तो शिक्षा के क्षेत्र में वंशानुक्रम तथा वातावरण का एक विशेष महत्व स्वीकार किया गया है। तो इस तरह से हमने आज आपको वंशानुक्रम और वातावरण के संबंध में इतनी सारी बातें बता दी और लगभग ये हमारा चौथा वीडियो है जो वंशानुक्रम और वातावरण पर आधारित था। तो लगभग जितनी बातें थी जो आपके सिलेबस में थी उसको तो बताया ही गया। अब इसके अलावा और भी सारी बातें जो इसके प्रसंग में बताना हमने उसे समझा, वो सारी बातें भी हमने आपके समक्ष रखी। तो इस सब से हम आशा करते हैं कि सारी बातें आपको इसमें स्पष्ट हो गई होंगी। कुछ बातें अगर आपको छूट भी गई हैं तो उसको भी आगे वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम लोग उसको भी देख लेंगे। तो इस तरह से आज हम लोग आपका वंशानुक्रम और वातावरण के संबंध में जो भी बातें थी उसको हमने देखा और वीडियो के माध्यम से हमने उसको आपके सामने रखा। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और देख करके अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहिए। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।